इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ गई है। इसलिए नहीं कि आप आराम से रिटर्न फाइल करिए, बल्कि इसलिए कि आप ज्यादा सावधानी से और सुविधापूर्वक रिटर्न फाइल करें। ये सावधानी क्या होनी चाहिए? टैक्स से जुड़ी ऐसी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस कोशिश में है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर के आपको कई सारी ऐसी बातें बताएंगे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बेहद जरूरी आपको होने वाला है। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बढ़ी तारीख, लेकिन आपको रहना है सतर्क और सावधान। क्या हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स के लिए भी रिटर्न फाइल करना है जरूरी? और साथ में भी बताएंगे कि शादी में मिले गहने जेवरात अगर आप बेच रहे हैं या बेच रही हैं तो क्या आपको इनकम टैक्स देना होगा? ऐसे तमाम सवाल का जवाब लेकर हम आए हैं इस शो में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। दरअसल 31-30 जुलाई को रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होती है। अब उसे बढ़ा करके सरकार ने कहा है कि 15 सितंबर कर दिया गया। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक फैसला था, क्योंकि आमतौर पर आखिरी तारीख जब नज़दीक आती है ना, दबाव बनता है, तब पहले सरकार बढ़ाती थी, अब तो सरकार ने बढ़ाना छोड़ भी दिया। इस बार तो महीने पहले सरकार ने बोल दिया तारीख बढ़ रही है, चिंता ना करें, 15 सितंबर कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और आपके लिए इसका क्या मायने है? गौरी, सबसे पहला सवाल, आखिर क्यों ऐसा किया गया? देखिए लक्ष्मण, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अगर आप उसको देखें तो सरकार ने क्लियरली बताया है कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। जैसे अब हम रिटर्न भरेंगे, जो जुलाई में ये रिटर्न हम भर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, जिसमें आपको ध्यान होगा फुल बजट में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए थे। जैसे आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसमें चेंज किया गया था। तो जो अब फॉर्म्स निकल के आएंगे उसके अंदर जब वो यूटिलिटीज़ लाइव होंगी तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, जिसमें ये चेंजेस जो आपके बजट में अनाउंस किए गए थे ये फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होंगे। इनको करने के लिए सरकार को समय चाहिए। जिस तरह के चेंजेस सरकार कर रही है, आपका 1.25 का कैपिटल गेन टैक्स जो लॉन्ग टर्म में है वो माफ़ किया गया है, और उसको अगर आप क्लेम करना चाहते हैं और इसके अलावा आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं बनता है, तो आप ITR 1 और 4 भर सकते हैं, जो आप पहले नहीं भर सकते थे। साथ ही में 23 जुलाई का जो टाइम है, जिससे पहले रेट अलग थे कैपिटल गेन के और उसके बाद के अलग है, उनकी डिफरेंशिएशन के लिए रिटर्न में आपको इनकॉर्पोरेटेड चेंजेस दिखेंगे। आपसे कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो लोग फेक क्लेम करते थे और ओल्ड रिजीम में जाते थे, क्योंकि वो डिडक्शंस क्लेम करते थे जो शायद वो एलिजिबल नहीं है उन डिडक्शंस के लिए, यानी कि जैसे डिसेबिलिटी के लिए, अपनी डिसेबिलिटी या किसी डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी। तो अब सरकार आपसे फॉर्म में उसका सर्टिफिकेट भी मांग लेगी और बोलेगी आप दिखाइए आपके पास सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का। तो ऐसे कुछ चेंजेस किए गए हैं फॉर्म में, जो अब जब यूटिलिटी लाइव होगी तो देखने को मिलेंगे। तो ये सारे यूटिलिटी हैं जो चेंजेस किए गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आपको पूछूं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग हैं वो अभी फाइल करने जा रहे हैं, तो अभी फाइल करना शुरू कर दें या फिर थोड़ा सा रुकें, क्योंकि सरकार भी थोड़ा सा समय दे दी है? देखिए, इसमें लक्ष्मण 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि जैसा आपने शुरू में कहा कि सरकार अब तो डेट बढ़ाती भी नहीं है। उसका कारण ये था कि अब हमारा पोर्टल इतना अच्छा चलता है कि लास्ट मिनट लोड की वजह से पोर्टल डाउन नहीं होता, जो पहले हुआ करता था। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी है जो काफ़ी समय से रही है कि जो TDS रिटर्न फाइल करने का टाइम है लास्ट क्वार्टर का, वो 31 मई होता है। तो TDS रिटर्न लोग फाइल करते हैं और सबके 26 AS और AIS अपडेट होते हैं, वो उसकी जो टाइमलाइन है वो 15 जून हो जाती है। तो अगर सरकार, हालांकि अभी तो सरकार ने यूटिलिटी लाइव की ही नहीं है, तो जैसे आपने पूछा अभी भर सकते हैं, तो अभी तो भर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम मान के चले कि आने वाले कुछ समय में यूटिलिटी लाइव भी हो जाती है, तो आप रिटर्न भर तो पाएंगे, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है कि आप अभी रिटर्न भरें, क्योंकि 15 जून तक जब तक आपका 26 AS और AIS अपडेट नहीं होता, आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली थरोली चेक करके फिर ही फाइल करनी चाहिए। अब ये जो डेट बढ़ी है वो इसीलिए बढ़ी है
कि जिन लोगों के पास समय कम रहता है, 15 जून के बाद वो भरना शुरू करते हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास बहुत वर्कलोड होता है, तो उस केस में रिटर्न्स जल्दबाजी में भरी जाती हैं, गलत भरी जाती हैं। अब समय मिला है ताकि आप आराम से देख के बिल्कुल सही रिटर्न फाइल करें। बिल्कुल देख के सही से आराम से रिटर्न फाइल करें। लेकिन एक चीज़ और, चूँकि ये डेट बढ़ गई, तो क्या यह माना जाए कि आने वाले दिनों में रिटर्न से जुड़ी हुई बाकी जो तारीखें हैं उसमें ही बदलाव किया जा सकता है? बदलाव होना चाहिए लक्ष्मण। मेरा मानना ये है कि आप देखिए सितंबर में ऑडिट की ड्यू डेट्स होती हैं, तो जिन लोगों को अपनी आईटीआर्स भी फाइल करनी जिनको फाइल करनी होती है, जैसे कि आप मान के चलिए आप किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं, उनका वर्कलोड पूरा शिफ्ट हो गया सितंबर में। अब सितंबर में ऑडिट का सीजन होता है, तो डेफिनेटली, लेकिन ये बड़ा क्रूशियल स्टेप होगा क्योंकि सारी ड्यू डेट्स बढ़ेंगी। कुछ ड्यू डेट्स ऐसी हैं, अगर मैं ऑडिट की मान के चलूँ, ये दिवाली के बीच में आ सकती है, तो सरकार के लिए थोड़ा चैलेंजिंग पोजीशन है। और आपके लिए दिवाली की चिंता सता रही है, दिवाली एंजॉय करें कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है बाकी जो तारीख बढ़ेंगी तो फिर आपको समय पर जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं सिल्लीगुड़ी, जहाँ से दीपक टेकरीवाल साहब जुड़े हुए हैं। दीपक साहब नमस्कार। सर, मेरे दो सवाल है, एक इंडिविजुअल रिलेटेड है और एक एचयूएफ रिलेटेड है। पहला काम इंडिविजुअल रिलेटेड सवाल पूछ लीजिए आप, फिर आपको एचयूएफ के पास आऊंगा। इनकम 2.5 लाख से कम है, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी इंक्लूडेड है, तो क्या उसका आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है? एक मेरा ये सवाल है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, पहले ये सवाल का जवाब ले लीजिए, फिर दूसरे पे जाएंगे। देखिए, इसमें जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की कंप्लायंस होती है, वो अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर आपकी इनकम होती है तो आपको रिटर्न भरनी मैंडेटरी होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको देखना है, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो चाहे आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे हो इनकम, आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी है। जिसमें आपका बिजली का बिल अगर आप पे कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा, आपका फॉरेन ट्रैवल है 2 लाख से ज़्यादा, ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें अगर आप फॉल करते हैं तो आपको आईटीआर भरनी कंपलसरी हो जाती है। भले टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से चाहे आपकी जीरो इनकम है, लेकिन अगर आपने ये खर्चे किए हैं, आपके बैंक में उतने कैश डिपॉजिट्स हैं, आपका बिजली का बिल आप पे कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा, आपका फॉरेन ट्रैवल है, आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी है, चाहे आपकी कोई भी इनकम ना हो। अब मान के चलते हैं कि आप इन किसी भी कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, लेकिन आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी नीचे है, और आपका लेकिन सिर्फ कैपिटल गेन हुआ है जो आप रिपोर्ट करने के लिए ज़रूरी आपके लिए है कि नहीं। अब ये कैपिटल गेन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रिपोर्ट करें, क्योंकि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, बट एडवाइजेबल ये है क्योंकि आपको कैपिटल गेन इनकम हुई है, आपके एआईएस में उसकी रिपोर्टिंग हुई होगी, छोटी सी रिटर्न आपकी बनेगी, आई थिंक आप भर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, स्पेशली जब आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है उस साल में और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, तो उसमें कोई डर की बात तो है नहीं। अगर आप आईटीआर भरेंगे तो आप सेफ ही रहेंगे, ऑल्दो अगर आपके ये सारे क्लॉजेस फुलफिल नहीं होते हैं तो कंपल्शन नहीं है आईटीआर भरने की, बट मेरी एडवाइस है कि आप। बिल्कुल दीपक जी, आपकी जो अभी कंडीशन है, जो शर्तें आपने बताए, उसमें कोई कंपलसरी नहीं आपको आईटीआर फाइल करें। मेरे फादर का एचयूएफ बनाया हुआ है, ठीक है, मेरे फादर अभी अलाइव नहीं है, बट उसका कर्ता मैं हूँ, ठीक है। तो अभी उस एचयूएफ में जो इनकम है वो बेसिकली कैपिटल गेन का ही इनकम होता है और कोई दूसरा इनकम नहीं होता है। तो वो जो इनकम है वो मेरे इनकम के साथ क्लबिंग होगा या फिर वो एचयूएफ का इनकम माना जाएगा? नहीं, आप अब कर्ता बन चुके हैं एचयूएफ के। आप अपने जो बैंक में आप इंटीमेट कर दीजिए कि आप इस एचयूएफ के अब कर्ता हैं। उसमें बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे कि आपके फादर का डेथ सर्टिफिकेट, और आपसे कुछ फॉर्म शायद साइन कराए जाएंगे। उसके बाद आप एचयूएफ के कर्ता बन जाएंगे। जो एचयूएफ होती है वो एक अलग आइडेंटिटी होती है, उनका एक अलग पैन नंबर होता है। क्लबिंग उस केस में होती है जहाँ पे जो एचयूएफ के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने सोर्सेज ऑफ फंड से एचयूएफ को पैसा दिया है और एचयूएफ ने उस पैसे से कोई इनकम अर्न की है। लेकिन क्योंकि ये एचयूएफ पहले से चलती आ रही है, ये जो इनकम थी ये पहले एचयूएफ के हेड में टैक्स हो रही थी, लेकिन अगर ये पहले आपके फादर के नाम से क्लब हो रही थी, यानी कि उनकी इनकम में क्लब हो रही थी, फिर अलग बात है। बट अगर ये एचयूएफ की ही इनकम है तो पहले भी एचयूएफ में थी,
अभी भी HUF में है, आप अपनी लेकिन जो कंप्लायंस है वो पूरी कर लीजिए और आप अपनी जो कर्ता होने की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर लीजिए और आपको कोई भी क्लबिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा दीपक जी। अब चलते हैं पुणे, जहां से राजीव कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी नमस्कार। सर नमस्ते सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मैं डिफेंस में जॉब करता हूं और मेरी वाइफ हाउस वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं। अरे वाह। तो अभी हमने अपनी वाइफ के नाम पे 5 लाख रुपया एज ए गिफ्ट उनको दिया है और उस गिफ्ट अमाउंट को वाइफ ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है ठीक और है। म्यूचुअल फंड से वहां से गेन हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो हमने वाइफ को गिफ्ट दिया है वो ITR में कहाँ पे दिखाना है, वाइफ के ITR में कहाँ पे दिखाना है? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि इंटरेस्ट फ्री लोन भी जो दिया है वाइफ को उसको भी ITR में कहाँ पे शो करना है? और तीसरा क्वेश्चन ये है सर कि जो गेन हुआ है उस गेन को मैं अपने इनकम में क्लब करूंगा, तो मैं जब अपना ITR भरूंगा तो उसको शेड्यूल SPI में दिखाऊंगा, लेकिन वाइफ के ITR में उसको कैसे शो करूंगा? क्योंकि ऑलरेडी वो तो मेरे अकाउंट में मेरे साथ वो क्लब होगा। तो डाउट ये 3 मेरे क्वेश्चन है सर। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों में कंफ्यूजन होता रहता है। तो इसको एक एक करके समझते हैं। पहले गिफ्ट का समझते हैं और आपकी वाइफ की ITR, फिर लोन को समझते हैं आपकी और आपकी वाइफ की ITR। तो जो गिफ्ट आपने अपनी वाइफ को दिया है उसमें डेफिनेटली क्लबिंग होगी। जो 5 लाख रुपए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किए हैं, जब उस रिडेम्पशन करेंगे उस म्यूचुअल फंड्स का जो भी गेन होगा वो आपकी इनकम में क्लब होगा। अब जो गिफ्ट आपने अपनी वाइफ को दी है वो कैपिटल रिसीट है वाइफ के लिए। वाइफ को उसको अपनी ITR में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि दिखाना चाहें तो एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा सकते हैं, अदरवाइज लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कैपिटल रिसीट दिखाने के लिए। आपको अपनी रिटर्न में दिखाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आप सैलरीड है, अगर आपका कोई बिजनेस है और उसमें आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी ड्राइंग्स का पार्ट बनेगा, उसकी एक अलग आपकी वो अकाउंटिंग का पार्ट होगा, वो आप अलग से देखेंगे। अदरवाइज रिटर्न में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोन को देखें तो लोन थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। उसका रीज़न ये है कि आप जब वाइफ को लोन दे रहे हैं आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप जब लोन देंगे आपको एक लोन एग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब आप इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं तो गवर्नमेंट उसको नहीं मानेगी कि आपने इंटरेस्ट फ्री दिया है। डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इंटरेस्ट फ्री किस लिए दिया गया है और उसको वो इनकम तो इंटरेस्ट फ्री देंगे, लेकिन फिर आप गिफ्ट दीजिए, फिर आप वाइफ से पैसे वापस भी नहीं लेने चाहिए लड़ाई उसका लड़वाएगा जैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो जब आप इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं तो फिर आपको उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि उस केस में फिर आपको क्लबिंग करनी पड़ेगी। जो इनकम वाइफ कमा रही हैं वो सारी आपकी इनकम में क्लब होगी। एक तरह से मान के चलिए ये भी गिफ्ट ही हो गई, सेम रूल्स अप्लाई होंगे। अगर आप नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं तो भी ऐसा ही होगा, और अगर आप एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। वाइफ आपको इंटरेस्ट देंगी, आप उस इंटरेस्ट को अपनी इनकम में दिखाएंगे और वाइफ आपको लोन जैसे जैसे आपका इंस्टॉलमेंट आप डिसाइड करेंगे उस हिसाब से पे करेंगी। जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है वो आपको अपनी ITR में दिखानी होगी। अगर आप बिजनेस वाली रिटर्न फाइल करते हैं तो ये जो लोन है ये आप अपनी बैलेंस शीट में लेके जाएंगे कि आपने ये उनको लोन दिया है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको ये भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बताइए कि सबसे पहले उन्हीं से राजीव जी से पूछते थे, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा। राजीव जी, कोई कन्फ्यूजन है? मैम ये चीज बता दीजिए, जो गेन हुआ है जो मेरे इनकम के साथ वो जो क्लब हो रहा है वो तो मैं अपने ITR में दिखा दूंगा आपका शेड्यूल SPI में, लेकिन वाइफ का जब ITR 2 भरूंगा उसमें गेन के लिए तो वो AIS में उनका गेन आया हुआ है, तो उसको कैसे हम वहां पे हैंडल करेंगे ITR 2 में वाइफ के अकाउंट में? वाइफ के अकाउंट में आप उस गेन को नहीं दिखाएंगे। उसमें एक क्लबिंग का कॉलम होता है, उसमें आप दिखाएंगे कि ये आपका क्लब हो गया है। वाइफ के उसमें ये गेन बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। और दूसरा, आपका जो AIS होता है, क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग हुई है आपकी AIS में दिखा रहा है, AIS में दिखा रहा है, तो उसमें आप एक फीडबैक का कॉलम भी होता है, उसमें दिखा दीजिए कि ये आपका जो रिपोर्टिंग है ये आपकी क्लब हो रही है। तो आप वो फीडबैक देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली आजकल वो फीडबैक को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वहाँ पे भी कर देंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। राजीव जी, सब कंफ्यूजन दूर? मैम एक छोटा सा और क्वेरी है। मेरे दो बच्चे हैं, तो उनके नाम पे हमने ऑलरेडी आपका माइनर डीमैट अकाउंट ओपन करके और उसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए। अगर वो मेजर हो जाते हैं, मेजर होने के बाद उसको रिडीम करेंगे तो उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा? देखिए, जब
आप बेसिकली ये भी एक तरह से क्लबिंग होती है माइनर के केस में, बट अगर वो मेजर हो जाते हैं और तब वो क्लेम करते हैं तो उस केस में तो उन्हीं की इनकम बनेगी, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो जो ओरिजिनल उनका चलता आ रहा है वो लिया जाएगा। बट जो सोर्स ऑफ इनकम है जो आपके बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आपका है। तो अगर मीनवाइल आपने उसमें से कुछ भी रिडेम्पशन करी जब तक वो माइनर हैं, तो वो सारी जो इनकम है वो आपकी इनकम में आपको दिखानी ज़रूरी है। चलिए, और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो लिखिएगा tax@moneycontrol.com पे। राजीव जी, ऐसे ही हम संपर्क करेंगे आपसे और टैक्स गुरु से सीधा आपकी बातचीत करवाएंगे, आपके सारी उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस बीच शुभम बंसल जी का फ़ोन आ चुका है नई दिल्ली से। शुभम साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके। सर, मैं जानना चाहता था कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसने कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं जो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर होते हैं, तो उस पे जो टैक्स लायबिलिटी है उसके हिसाब से उन शेयरों या म्यूचुअल फंड्स की कॉस्ट क्या मानी जाती है? जो ओरिजिनल बायर ने खरीदी थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो कॉस्ट मानी जाती है, या फिर जो उस ओरिजिनल बायर की डेथ के डेट पे जो उनका रेट था वो नए बायर के लिए कॉस्ट मानी जाएगी? देखिए, जब आप कुछ भी इनहेरिट करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, आप शेयर्स इनहेरिट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, कोई भी एसेट जो आप इनहेरिट कर रहे हैं, उस केस में क्योंकि आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया है, तो जिन्होंने पे किया था उन्होंने जब पे किया था और जितना पे किया था, जो ओरिजिनल बायर ने जो लिया था जितने पे, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। लेकिन इसमें हर एसेट का 2-3 चीज़ें आपको देखनी हर एसेट के लिए। अगर प्रॉपर्टी की है तो अगर और बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है तो हम 2001 की वैल्यू ले लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स की बात कर रहे हैं और आप अगर ये शेयर्स बहुत पुराने हैं, 2018 से पहले के हैं, तो इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली तो पुराने ओनर की जाएगी जो प्रीवियस ओनर है, लेकिन आपको 2018 के केस में ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट मिलता है, जिसमें आप अगर एज ऑन 2018 जब हमारा बजट अनाउंस हुआ था उसके बाद के दिन का जो रेट है उसका रेट अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रेट ले सकते हैं, क्योंकि उससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं होता था। तो शेयर्स के केस में आपको ये देखना होगा, एक कंपैरिजन बनाना होगा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है प्रीवियस ओनर की वो ज़्यादा है या 2018 की वैल्यू ज़्यादा है। दोनों में से जो भी ज़्यादा है आप वो कॉस्ट ले लीजिएगा, लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन का कोई भी रेट आपको लेना नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी यहाँ पे शुभम जी। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक का बताएं कि क्या हाउस वाइफ या स्टूडेंट के लिए भी रिटर्न भरना ज़रूरी है क्या, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है, तो कई लोगों के मन में दुविधा ये होती है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या सिर्फ उन लोगों को ही फाइल करनी है जिनकी आमदनी टैक्सेबल है, या फिर जो टैक्स के दायरे में आते हैं, या फिर जिनके नहीं टैक्स के दायरे में आती आमदनी उनको भी फाइल करना ज़रूरी है। ये सवाल खास तौर से 2-3 कैटेगरी में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जो हाउस वाइफ हैं, गृहिणी हैं, दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं जो कमाते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं या फिर पढ़ाई के एवज में खर्च करते हैं, अब थोड़े बहुत शायद स्टाइपेंड मिलता हो तो मिलता हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इसका जवाब लेते हैं। फिर आप लोगों के सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गौरी, इनको क्या करना चाहिए? मान लें कोई हाउस वाइफ है या फिर स्टूडेंट है, उन ऐसे लोगों को भी फाइल करना ज़रूरी होता है क्या? देखिए, ऐसे अगर आप देखेंगे कि अगर किसी की इनकम नहीं है, रेजिडेंट है, इनकम नहीं है, चाहे और हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, तो उनको रिटर्न भरनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हाउसवाइफ्स के केस में देखते हैं कि उन्होंने अपनी कोई पुरानी जो उनको शादी के समय ज्वेलरी मिली उन्होंने वो बेची, या उन्होंने कुछ गिफ्ट्स रिसीव करी अपने एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, या अलग अलग ओकेजन्स पे उनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से कुछ गिफ्ट्स मिली जो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दी।
या उनकी कोई और छोटी मोटी इंटरेस्ट की इनकम है, या जैसे कि उन्होंने कोई एफडीज की हुई हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट की है जहाँ से इनकम आती है, अगर ये टोटल इनकम, क्योंकि हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स यूजुअली ये मान के चलते हैं कि हमारी कोई इनकम नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी बैंक स्टेटमेंट्स देखें तो कई बार पता लगता है उनको गिफ्ट्स ही इतनी आ गई हैं कि वो टैक्सेबल जो एग्जम्पशन लिमिट होती है उससे ऊपर आ गई हैं। तो उस केस में आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी हो जाती है, चाहे आपका AIS और 26AS आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करता है, आपके नाम पे किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है, ना सेल, ना परचेज, ना कोई इनकम रिपोर्ट हुई है। लेकिन आपकी ये छोटी छोटी इनकम करके अगर वो इनकम इतनी बन जाती है कि आपको रिटर्न भरनी ज़रूरी होती है, तो आपको रिटर्न भरनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर कल को नोटिस आया तो आपकी बैंक स्टेटमेंट से टोटल कर लिया जाएगा कि आपकी कितनी इनकम हुई है और वो इनकम कहाँ से हुई है, क्योंकि जो रिलेटिव्स से आपको गिफ्ट आती है, जो इनकम टैक्स के हिसाब से रिलेटिव्स हैं वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो बाकी फ्रेंड्स या नॉन रिलेटिव से गिफ्ट्स आती हैं वो टैक्सेबल आपकी हो जाती हैं। हालांकि एक चीज़ और बता दीजिए लगे हाथ कि ITR फाइल करना वैसे भी क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कई बार लोन लेने जा रहे हैं या फिर कहीं कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करे तो वहाँ पे कई बार ITR मांगते हैं, तो नहीं भी रिटर्न आपका दायरे में आता है इनकम, तब भी अब ITR फाइल करो तो अच्छा ही है। ITR भरने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो वीज़ाज़ के लिए तो ज़रूरी है ही, आपको बैंक से सडनली कभी भी लोन चाहिए तो बैंक आपसे मिनिमम 3 साल की ITR मांगता है, तो अगर और आपको लोन आपकी ITR आप कितनी की भरते हैं उसी के बेसिस पे दिया जाता है। इसी के साथ साथ आजकल तो क्रेडिट कार्ड्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी कई बार ITR मांग ली जाती है, और क्रेडिट कार्ड अगर आप अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, सेंसिबली यूज़ करते हैं, तो आप उसको फ़ायदा हो सकता है, आपको अपना सिबिल आप बढ़ा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई जगह आप कोई मोटी ट्रांजैक्शन कर देते हैं जो आपको पता नहीं लगता। अगर आपने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है और आपने अपनी ITR नहीं फाइल की है तो उस केस में फिर नोटिस आने का भी चांस हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ITR फाइल करेंगे तो नुकसान कहीं नहीं है, फ़ायदा है तो फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। इसलिए आप जब भी मन करे लगता है कि फाइल कर देना चाहिए, आमदनी कुछ थोड़ी बहुत ही हो रही है तो फाइल कर दिया करिए, वही बेहतर होगा। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रकाश जी, जो कि नई दिल्ली से हैं। प्रकाश जी नमस्कार। प्रकाश जी नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कम आ रही है आवाज़ सर। जी आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज़ आ रही है। आप बताइए, हमारी गेस्ट हैं गौरी चड्ढा, आपके सवालों का जवाब देंगी। ठीक, लक्ष्मण जी आपको और मैडम जी को मेरा नमस्कार। जी मेरे नमस्कार प्रश्न को टैक्स गुरु में लेने के लिए आपका धन्यवाद। जी, मैं बहुत यह बहुत जानना चाहता हूं कि यदि एक होम मेकर महिला को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अपनी शादी में मिली ज्वेलरी लगभग 10 वर्ष के बाद बेचने पर 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और इसके अलावा उसे अपने रिलेटिव से 1 लाख रुपए गिफ्ट में मिलता है, तो क्या उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा? और क्या उसे टोटल इनकम 4 लाख रुपए से कम होने पर भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है? चलिए, बहुत सारे बातें हम लोग इस मुद्दे पर कर चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिक आपने सवाल पूछा है, जवाब भी बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। बिल्कुल, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है आपकी इनकम, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ITR फाइल करने की, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आपने जो इनकम आपको हुई है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है आपको गोल्ड बेच के, और आपको 1 लाख अदर सोर्सेज की इनकम है, आपकी ये 3 लाख की इनकम हो जाती है। कल को आप कहीं बाहर जाते हैं, आप स्पेंड करते हैं, उस केस में हो सकता है कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग हो जहाँ पे भी आप कुछ अमाउंट अपना स्पेंड करेंगे, तो अगर आपकी ITR भरी होगी तो वो बेटर ही है रादर देन कि आपकी ITR फाइल्ड नहीं है। ऑल्दो एज पर लॉ आपको ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है अगर आप उस किसी क्लॉज में नहीं आते हैं जहाँ पे कंपलसरी रिटर्न फाइल करनी होती है, जैसा मैंने बताया बिजली का बिल, कैश डिपॉजिट, कैपिटल गेन्स वगैरह हुए हैं 2 लाख, लेकिन आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे है। अगर आप
वैसे भी अगर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी नीचे होता है अमाउंट, तो आपका ये जो कैपिटल गेन की इनकम है या आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एडजस्ट हो जाती है और आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना तो होता। आपको मतलब रिटर्न फाइल करना कानूनी तौर पे जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल कानूनी तौर पर रिटर्न फाइल करना प्रकाश जी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने, टैक्स गुरु में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी, आपने सभी सवालों को बहुत ही आसान भाषा में जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद आपका। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। अपने सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिए ताकि ऐसे ही सीधा आपकी बातचीत करवा सकूं अपने टैक्स गुरु से, आपके सवालों का जवाब मिल सके पर्याप्त तरीके से। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।